मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ जमीन से इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से। कल से चूंकि चांद की बहुत बातें हो रही है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा मैं कह दूं कि जमीन का चांद तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जमीन पे ही है। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से, आपके नए दिन का आगाज हो चुका है, होने वाला है। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और हमारे साथ ये जो 2 घंटे हैं ये आपके हमारे साथ और हमारे आपके साथ अच्छे से गुजरे, ये हमारी दुआ है। खबरें बहुत सारी हैं, सियासत से लेकर दीगर मामला तक, और सबसे प्यारी बात हमारे प्रोग्राम की है कि इसमें सियासत सिर्फ 10-1 मिनट होती है। इसके अलावा बाकी और बहुत कुछ है हमें हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव। एंड पहली स्टोरी क्या है अमला हसन आज हमारे पास जो हमने जिस पे बात करनी है? पहली स्टोरी है मक्का मुकरमा समेत दीगर इलाकों में जो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कल ये मनाजिर सोशल मीडिया पे हमने देखे, जिससे बेशतर इलाके जो है सड़कें भी ज़ेरे आब आई, जबकि उम्रे पर आए ज़ायरीन को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हमने जैसे आपको बताया कि सोशल मीडिया पर मक्का मुकरमा से कई वीडियो सामने आई जिनमें ज़ायरीन को बारिश के दौरान खाना काबा में दुआ और तवाफ करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा एक वीडियो आई जिसमें जो मक्का का जो क्लॉक टावर है जिसपे बिजली गिरने का मंजर भी जो कह ले बहुत मिसमराइजिंग था। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं डरावना भी है, बट जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इस तरह की वीडियोस आ रही है, जिसमें एक वीडियो थी कि आप एकदम से शॉक होते हैं कि ये वो जो क्लॉक टावर से बिजली आप जिस तरह से देख रहे हैं ना कि उससे टकराई है, दैट वाज रियली गुड। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे लोगों के लिए हम सेफ्टी की दुआ करते हैं, उनकी जो कह ले तमाम मामला। ये जो आप फुटेजेस में देख रहे हैं, काफी तेज हवा चली, आंधी आई जिससे बारिश हुई और यहाँ पे जो उनका स्टाफ भी था उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे याद नहीं है, बारिशें तो इससे पहले देखी है, लेकिन इतना तेज तूफान हमने मक्का मुकर्रमा में नहीं देखा। ये क्लाइमेट चेंज इसकी एक वजह है, क्योंकि हम बेसियत मुसलमान, हमारे लिए बहुत मुकद्दस, सबसे मुकद्दस इनफैक्ट जगह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है, हरम पाक है। तो हमारे जहन में कई सवालात भी आते हैं कि कहीं ऐसे तूफानों के अंदर, ऐसी बिजलियों के अंदर हमारे लिए, हमारे अमाल को लेकर कोई पैगाम ना हो, कोई मैसेज ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है जिसके तहत ये दुनिया चल रही है। और बहरहाल अब नबी तो आना कोई नहीं है, आखिरी नबी तो आके गुजर गए। तो मुख्तलिफ जरिए से कुदरत हमें पैगामात देती है कि हम अपनी जिंदगी को स्ट्रीमलाइन करें। दिस इज हाउ आई सी दिस ऑल। ये जो गैर मामूली वाकयात होते हैं, वैसे तो एक मौसमी अमल ही है, लेकिन बहरहाल अपने आप को दुरुस्त हर वक्त करते रहना चाहिए और उसकी गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। इसमें कुछ है या नहीं, लेकिन हमें कम से कम अपने आप को जरूर देखते रहना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो बहरहाल ये एक गैर मामूली वाकया था, तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें। दूसरी जानिब एक और तारीखी और गैर मामूली लम्हा और वाकया कल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के लिए था, जिसने अपनी दूसरी एफर्ट के अंदर कामयाबी हासिल की। उनका लैंडर चंद्रयान 3 कल कामयाबी से साउथ पोल के ऊपर दुनिया में पहली बार ओबियसली लॉन्च हुआ और लैंड हुआ। कल उन्होंने ये तारीखी कामयाबी हासिल की। तो हम चूंकि बड़े दिल वाले पड़ोसी हैं, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने क्यों किया, या हम होता ना जेलस हो जाए, जेलस रिश्तेदारों की तरह हम नहीं हैं। हमें अच्छा लगा और हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं तमाम उन साइंटिस्ट की एफर्ट्स को जिन्होंने ये किया। एंड अल्टीमेटली ऐसी जब भी कोई एफर्ट होती है, इट्स बेटर फॉर द ह्यूमैनिटी, इंसानियत और जो जमीन है उसके लिए बेहतरी होती है। सो ग्रेट डन इंडिया। एग्जैक्टली। और साथ साथ जो भारत चांद की तारीख हिस्से जिसकी हम बात करें, लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को रवाना हुआ था, जो लॉन्च के 10 दिन तक जमीन के मैदान में मौजूद रहा और फिर 5 अगस्त को कामयाबी से चांद के जो कहने उसके हदूद के अंदर दाखिल हुआ। और ये कल बिलाखिर उसकी लैंडिंग की वीडियोस और जो फुटेजेस आई बहुत जबरदस्त थी, जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया गया। और 2 वाकई जिससे हमने कहा कि हम बड़े खुले दिल के साथ कल हम सोशल मीडिया में भी देख रहे थे कि बहुत सारे लोग इंडिया की इस एफर्ट को प्रेज कर रहे थे और करना भी चाहिए। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया कि वो जिस तरह से अपनी इन तमाम चीजों को लेके चल रहे हैं। आई विश के पाकिस्तान भी इन चीजों के ऊपर, या हम लोग भी इन डिपार्टमेंट्स या इंस्टीट्यूशंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें कि हम भी इस चीज को सेलिब्रेट करें किसी दिन के पाकिस्तान भी वो मुल्क बन गया है जिसने चाहा। लेकिन यहाँ पे सवाल अपनी जगह जरूर रहेगा भारत के अंदर कि जहाँ पे एक जानिब भारत स्पेस के अंदर जा रहा है, चांद पे लैंड कर रहा है, वहीं पे भारत की जो इंतहा पसंदाना अप्रोच और इंतहा पसंदाना रवैया उसके लोगों की तरफ जमीन के ऊपर है। क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत की ये पॉलिसी
एक जानब स्पेस प्रोग्राम पे पैसे लगाए जाए ताकि अपना इंतहा पसंदाना चेहरा छुपाया जाए, जैसे कि कश्मीर के अंदर उन्होंने उसको जेल बना रखा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सवाल अपनी जगह रहेगा कि क्या आपका चांद पे जाना आपकी उन जमीनी गलतियों को छुपा पाएगा? तो इसका जवाब नहीं है। जमीनी गलतियां रहेंगी, इनको अपनी जगह ठीक करना पड़ेगा। वो कामयाबी आपकी अपनी जगह जरूर है, उसको भी मानते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। ये अहम खबरें थी जो हमने शेयर की, और अब बात कर लेते हैं कुछ लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से। लोड शेडिंग की बात करेंगे पहले बड़ी खबर में। जिस कदर शिद्दत से अब्दुल्ला हसन के अंदर से लोड शेडिंग का लफ्ज है ना, गहराइयों से, उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इनका पिछला बिल तो ज्यादा आया ही था, मुझसे कम आया था वैसे। अल्लाह करे इस दफा ज्यादा, अल्लाह ना करे भाई, आए ज्यादा। रोज मेरा कितना था तो इसलिए इसी से अल्लाह ना करे। चले अल्लाह ना करे, अगर मेरे कहने पे होता है तो मुझसे कम आए और हम सबका कम आए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। कल फिर प्राइसेस बढ़ गई हैं। कराची से लेकर खैबर तक जो अवाम है वो दुआइयां दे रहे हैं, और इस वक्त जो 25 करोड़ अवाम है ना, उनको समझ नहीं आ रही वो करें क्या, वो बात किससे करें, वो कहें किसको, वो अपना गार्डियन किसको माने, उनको लीड कौन करे, उनकी पॉलिसी कौन बनाए। इस वक्त सिर्फ अब्दुल्ला हसन अवाम की चीखें, और अब प्रैक्टिकली हैं, अवाम की सुनने वाला कोई नहीं है। इस पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर इस नक्शे के अंदर 25 करोड़ अवाम बेयारो मददगार हैं। देयर इज नो वन कि उनकी कोई दुहाई सुने। बिल्कुल, सार्फिन बिजली के बिल देखकर दंग रह गए हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मौजूदा बिजली के बिलों में 100% इजाफा हुआ है, जबकि अब की बार बिजली के यूनिट गुज़िश्ता माह के मुकाबले में कम खर्च हुए हैं, मगर बिल इतना ज्यादा है क्या आप सोच भी नहीं सकते। मतलब चीखें वाकई निकली हैं। अच्छा, सिर्फ तनख्वाह में से ना पूरी तनख्वाह आप एक साइड पे कर दें तो आपका बिल पूरा निकलता है। ये लोगों का हो रहा है, क्योंकि अब हो ही रहा है कि पहली तनख्वाह में से बिल भी निकलता था, घर का किराया, बच्चों के खर्चे, अब पूरी तनख्वाह में से बिल निकल रहा है। और अब चूंकि हमारा दफ्तर जहाँ पे यहाँ पे बिजली का एक दफ्तर भी साथ है, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, तकरीबन हर बंदा आके वो बेचारा इंस्टॉलमेंट कराने के चक्कर में, दिस इज व्हाट मैक्सिमम लेस्को राइस को जिस टाइम में आप इस ऑफिस से निकलते हैं, यहाँ पे रश होता है, वो बेचारे कोई बिल देख के परेशान हो रहा होता है, कोई इंस्टॉलमेंट कराने आ रहा होता है। मुल्क भर में जी एक तो बिजली आ नहीं रही, फिर बिल बहुत ज्यादा है, और ताजिर बरादरी ने बिजली के बिल जमा करवाने से इनकार कर दिया है, और बिजली सार्फिन की जो कह लें मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपने रिपोर्टर्स की तरफ बढ़े, अब्दुल्ला हसन, हमारे पास एक बिल है, 2 यूनिट का बिल है जी, सिर्फ 2 यूनिट बिजली साहब ने जलाई है, 1501 रुपए टोटल इसकी अमाउंट है। आप बिल अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के मोहम्मद रिजवान साहब का ये बिल है, और कराची इलेक्ट्रिक ने भेजा है इनको 2 यूनिट जलाने पे 1500 रुपए। शायद दुनिया में ये कहीं नहीं होगा। ये भी अगर गिनीज बुक में भेजें तो शायद इनका नाम उसमें आ जाए, के इलेक्ट्रिक का नाम शायद आ जाए कि 2 यूनिट पे 1500 रुपए बिल, यानी कि 750 रुपए फी यूनिट भाई को पड़ी है जी। एंड ऑब्वियसली इस पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, उन्होंने इस बिल को इतना ज्यादा ऊपर लेके गए हैं। सो हमारे पास इस वक्त सारे शहरों से नुमाइंदगान मौजूद हैं। हम जरा बात कर लेते हैं। हमें लाहौर से आमिर नवीद चौधरी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ पेशावर से यासिर अली हैं, देन कराची से काशिफ हुसैन है। आप तीनों को हम खुश आमदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने तीनों से इनका बिल पूछते हैं। काशिफ से आगाज करते हैं, क्योंकि जो 2 यूनिट वाला बिल है ये आई गेस काशिफ ने ही हमें भेजा था। तो काशिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम सबकी बुरा हाल है बिजली के बिल देखकर और उनको भर के। तो ये जो आपने हमें बिल भेजा, इस हवाले से भी बताइएगा, और जो अवाम है उस वो बेचारी क्या कह रही है। मतलब मुझे तो लगता है कहने के भी कुछ काबिल नहीं रहे हम लोग। तो जी बिल्कुल, सूरत-हाल बिल्कुल ऐसे ही है। ना सिर्फ ये देखकर लोग दंग रह गए, ये लफ्ज छोटा होगा, दहला देने वाले बिल आए, दिल दहला देने वाले बिल आए, खासतौर पर यौमिया उजरत कमाने वाले लोग, कम आमदनी वाले तबका, साथ ही मिडिल क्लास और पोश इलाकों से भी हमें शोर की आवाज़ें आ रही है कि अब नाइंसाफ़ी की इंतहा हो चुकी है। जिस बिल का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हम टैरिफ के लिहाज से देखा जाए तो इसका बिल 33 रुपीज़ 33 रुपये इसका बिल, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। लेकिन आप देखें नाइंसाफ़ी की इंतहा, इसके अंदर आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, इसके अंदर आपने यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट, उसके बाद क्वार्टरली एडजस्टमेंट, 4 महीनों की एडजस्टमेंट इस बिल के अंदर है, और ये 1500 रुपए तक पहुंच चुका है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आना चाहिए। काशिफ भाई, लोग अब भी इस पे हम देख रहे हैं, पीछे आपके नारा लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने आप खड़े, हम आप हैं। ये तो इनकी तो बिजली फ्री है, ज्यादा जो वापडा में लोग काम करते हैं उनको यूनिट्स फ्री मिलते हैं, वी नो दैट, और पैसे हम देते हैं इनके हिस्से के। तो क्या अवाम एहतजाज नहीं कर रहे, अवाम नहीं निकल रही, जो नाइंसाफी हो रही है इसमें तो जुल्म हो रहा है अवाम के ऊपर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर देखिए,
عوام کو ہمارے حکمرانوں نے اس حد تک مطلب بالکل بحال کر دیا کہ وہ اپنے ڈے بائی ڈے ایشوز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. آج ہمارے کراچی شہر کے ہزاروں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام کاج کی چھٹیاں کی ہیں. جس ریجن میں کھڑا ہوں آج یہاں بجلی کے بلوں کی آخری تاریخ ہے. صبح سے یہاں پر لائنیں لگی ہیں. دفتر کھلنے سے پہلے خواتین بوڑھے نوجوان اپنے کام کاج دفاتر کی چھٹی کر کے بس ان کے بعد آج یہی ٹاسک ہے کہ کسی طریقے سے ان کی سنوائی اور اس بل کی قسطیں ہو جائیں جو کہ یکسر نہیں کی جا رہی. اسی طرح جو نگراں وزیر اعظم کراچی آئے, کراچی کے بے تحاشا مسائل جو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ, انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن کراچی کی پوری تاجر برادری نے انوار الحق صاحب کے سامنے جو مسئلہ رکھا وہ ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں ذرا دوبارہ جو کہ لاہور میں عامر بھی ہیں اور پشاور میں یاسر بھی ہیں. عامر آپ جو کہ ہمارے شہر میں, تو آپ سے ہم تھوڑا آخر میں بات کر لیں گے, مائنڈ نہ کیجیے گا. پشاور چلے جاتے ہیں, یاسر جو کہ تھوڑا سا دور ہے. یاسر, پشاور کی کیا صورتحال ہے؟ یہی رونا ہے, یہی پریشانی ہے؟ جی بالکل یہی رونا ہے اور یہی پریشانی ہے. جس طرح پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک چاند پہ پہنچ جائے, پڑوسی ملک تو چاند پر پہنچ گئے لیکن ہم جو ہے وہ زمین کے اندر دھنستے جا رہے ہیں. اس مہینے جو بل آئے ہیں لوگوں کے ہوش اڑ گئے ہیں, کیونکہ پہلے جو 3 سے 4,000 روپے کے بل کے جو بل آتے تھے اب اس کی قیمت تقریباً 25,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. تو جو ٹیرف ہے وہ پہلے جو 100 یونٹ تھے ان کی 8 روپے پر یونٹ تھی, اور 100 سے زیادہ جو تھی 200 تک, وہ پھر 10 روپے کی تھی, اور 200 سے 300 کے درمیان جو ریٹ تھا وہ تقریباً 15 روپے تھا. اب جو ہے وہ فلیٹ تقریباً 33 روپے تک کی یونٹ پہنچ گیا ہے. اور اگر اس میں سیل ٹیکس اور جنرل پرائز ایڈجسٹمنٹ شامل کریں تو وہ 50 پلس تک پہنچ جاتا ہے. تو لوگ کافی پریشان ہیں. اور خیبر پختونخوا میں تو پہلے سے ہی لوگ کم بل دیتے تھے. جو پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں, اس کے علاوہ جو بنو ڈسٹرکٹ کے جو دیگر علاقے ہیں, خیبر پختونخوا کے 700 سے زیادہ فیڈر ایسے ہیں جہاں پر لوگ بل ہی نہیں دیتے, کیونکہ اس وقت تو اتنی مہنگائی نہیں تھی. اب جب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو لوگ کہاں سے بل دیں گے؟ لوگ اب جو سیلریز دیتے ہیں بجلی آ رہی ہے ایسے کہ بل نہ دینے کے باوجود, یا بجلی کٹ گئی ہے؟ جو لوگ بل نہیں دیتے وہاں پر 18 سے 20 گھنٹوں کے لیے ٹریڈنگ ہے, لیکن جو لوگ بل دیتے ہیں جو پشاور سٹی ہے, جو دیگر جو بڑے بڑے شہروں میں جو سٹیز ہیں وہاں پر تو بجلی آتی ہے لیکن بل کی قیمتیں انتہائی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے یاسر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, ذرا لاہور کی بھی بات کر لیتے ہیں. عامر نوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہے. عامر صاحب, جس طرح سے ابھی ہم کراچی اور پشاور کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے, لاہور میں ہم نے بھی ذکر کیا کہ ہمیں تو صرف ایک آفس کا پتہ ہے جو ہم آتے جاتے دیکھتے ہیں. اسی طرح بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں لائٹ آ بھی نہیں رہی ہے, بجلی کے بل بھی اتنے زیادہ ہیں, بیچاری عوام بڑی پریشان ہے. جی ارمیلا, بالکل آپ نے درست کہا ہے. جو لاہور ہے جس طرح اسے دیگر حوالوں سے اہم گنا جاتا ہے, اگر بجلی کے حوالے سے پلس لینی ہو ملک بھر کی تو پاکستان کی جو سب سے بڑی پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے وہ لیسکو ہے, جس کے کنزیومر 65 لاکھ سے زیادہ ہیں, اور ملک میں پیدا ہونے والی ٹوٹل بجلی کا 25% لیسکو کنزیوم کرتا ہے. مطلب لیسکو پاور سیکٹر کا 1/4 بجلی کو سیل کرتا ہے. اسی طرح لیسکو کنزیومر بیس بھی پاکستان میں کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے زیادہ ہے. صورتحال یہ ہے کہ جس طرح عمران نے کہا کہ وہاں جب آفس کے باہر سے گزرتے پتہ لگتا ہے قسطوں والے کی لائنیں ہیں, کل تک کی صورتحال یہ رہی کہ جو افسران نے نہ صرف اپنے نمبر بند کیے بلکہ اکثر افسر جو ہیں وہ دفاتر میں کنڈیاں لگا کے بیٹھے کہ یار قسطوں والے تنگ کرتے ہیں. یہ ہمارا کیونکہ سارا دن لیسکو کے دفاتر میں آنا جانا ہوتا ہے, تو لیسکو ہیڈ کوارٹر کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں قسطوں والوں کا نہ صرف رش تھا بلکہ جو عام گھریلو صارف ہے وہ تو تنگ ہو ہی رہا ہے. انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ دور عذاب سے دوچار ہیں کہ جو بجلی کی کنیکشن انڈسٹریز نے لیا ہے وہ بجلی استعمال کرے نہ کرے 500 روپیہ پر KVA اسے پے کرنا ہے. اگر اس کا 100 KVA کا ٹرانسفارمر لگا اور اس نے 1 یونٹ استعمال نہیں کیا تو 50,000 پر منتھ اس نے دینا ہے. نہ صرف عام آدمی سفر کر رہا ہے گھریلو صارف, بلکہ کمرشل بھی اور انڈسٹریلسٹ بھی اس میں سفر کر رہا ہے. اور عمران اس میں ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے پچھلے 2 ماہ کے دوران, جس طرح بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کے استعمال میں 20 سے 22% کمی آئی ہے. لیسکو سمیت دیگر ڈسکوز کی جو کمپنی ہیں ان کی بجلی کی سیل 20 سے 22% کم ہو گیا ہے. اور دلچسپ اس میں بات یہ ہے کہ جو ان کا ریونیو ہے پچھلے سال کے اسی ماہ کے نسبت 125% بڑھ گیا. مطلب 100 روپے کی اگر بجلی پچھلے سال بیچی تھی تو 250 روپے کی اس دفعہ بیچی ہے, لیکن اس کی جو کنزمپشن ہے لوگوں نے وہ 25% کم کیا ہے. بجلی اتنی استعمال ہو رہی ہے جو بل پچھلے سال 5,000 تھا اب وہ 16,000 روپے بل دے رہے ہیں. اور سب سے جو ایک اہم غور طلب بات ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے اس کی کیلکولیشن کا فارمولا ملک میں یکساں نہیں ہے. لیسکو ڈفرنٹ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں, دیگر ڈسکوز کی ڈفرنٹ سافٹ ویئر ہے. لوگ اتنی باریکی میں نہیں جاتے. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والے ہیں سب کے نا, سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں کچھ بہتری ہو. تو عامر, عوام سے ظاہری بات ہے آپ کیونکہ کورسپونڈنٹ ہیں, آپ عوام میں رہتے ہیں, عوام سے بات ہوتی ہے, فیلڈ میں اس وقت بات ہوتی ہے, بات ہوئی ہے آپ کی
आवाम की क्या राय है? और दूसरा ये कि कोई दादरसी के लिए इनके लिए आवाम के लिए कोई मौजूद है, कोई आया, किसी ने देखा, या बेयारो मददगार जैसा मैंने कहा हम सब हैं, ऐसे ही चल रहा है? इमरान, बड़ी बुरी सूरत हाल है सब डिवीजन में, डिवीजन में, सर्कल्स की सतह पर, क्योंकि एक्ससी एंड एसडी और एक्ससी की जो है मुख्तलिफ पावर्स होती हैं किस्तें करने की। वो आम सारिफ है, जो फुटबॉल बना हुआ हेडक्वार्टर जाता है तो उसे सर्कल भेजा था, सर्कल वाले डिवीजन भेजे, डिवीजन वाले सब डिवीजन। इस दौरान उसकी बिल की आखिरी डेट गुजर जाती, ना सिर्फ उसे एलपीएस पड़ता है। और जब इस लेस्को अफसरान से हुकाम से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, टैरिफ हमने डिसाइड नहीं करना, टैरिफ नेपरा ने डिसाइड करना है। और डिस्कोज के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉलिसी मैटर के अंदर बोर्ड का एक बड़ा किरदार होता है, लेकिन गुज़िश्ता एक साल से डिस्कोज में सियासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो सिर्फ अपने हलकों के काम करवाने पर जोर है, वो ट्रांसफार्मर ले रहे हैं, मीटर्स ले रहे हैं अपने, और या ट्रांसफर पोस्टिंग में दिलचस्पी है। लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग में बोर्ड भी कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। ऑपरेशन के अफसरान टैरिफ के हवाले से बेबस है, उन्हें सिर्फ सर्विसेज देनी है जिसके लिए डिस्कोज के पास मटेरियल नहीं है। ठीक है। आमिर नवीद चौधरी और पेशावर से यासिर अली और कराची से काशिफ हुसैन, आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और बताइए इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ऑन ग्राउंड क्या है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीनों सेंटर से हमारे जो इतलात आ रही है, ऑब्वियसली बाकी शहरों के अंदर भी, लेकिन ये चूंकि इस वक्त अवेलेबल हमारे नुमाइंदगान थे, मेन सिटीज है जहाँ पे हम सिटीज है, और पूरे मुल्क के अंदर, और खासतौर पे मैं एक तस्करा करके आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ बेवाएं मैंने देखी हैं, सिंगल मदर्स यहाँ पे वो किस्तें करवाने के लिए आती हैं, बेचारी ज़ारों कतार रो रही होती हैं, बुजुर्ग देखे हमने। आई डोंट नो वो किससे बात करें, हम तो उनकी आवाज पहुंचा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह करे इन पे किसी को रहम आए जो डिसीजन मेकर्स हैं, कम से कम ये मुफ्त की बिजली तो खत्म करें, जो उनको मुफ्त की बिजली की बात कर रहे हैं, जो दवाइयाँ महंगी हुई हैं, अद्वियात की कीमतों में इजाफी बोझ जो आया है, वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद 25 जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं इनकी कीमतों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इसी हवाले से हम चाहेंगे कि हम आपको बताएं भी, जिसमें दमे के हवाले से हम बात कर रहे हैं या दीगर चीजें जो आम आप पेन किलर्स लेते हैं वो इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं। मतलब ये वो बेसिक दवाई है जो हर एक को जरूरत होती है, हर एक को चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अब आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम चूंकि सियासत की ऑब्वियसली बात करते हैं और हम सियासत को जरूर अपने उस पर रखते हैं। आजकल हर कोई बहस कर रहा है कि आम इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को मद्देनजर रखकर नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां तो कर रहा है और कह चुका है कि 14 दिसंबर से कबल जो हल्का बंदियां हैं नहीं हो सकती, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से वर्किंग शुरू कर चुका है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जी सियासी जमातों के सरबराहों को आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए बुलाया है, और इस मुशावरत में जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, इनकी इशाअत हो, हल्का बंदियां हो, इस पर उनकी राय ली जाएगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जी सियासी जमातों के सरबराहान को उनके दफातर के पते पर खतूत भी इरसाल कर दिए और चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त को दिन 2 बजे बुलाया गया है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 24 अगस्त को दिन 3 बजे उन्हें बुलाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को 25 अगस्त दिन 11 बजे बुलाया गया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी बुलाया गया है। उधर सदर आरिफ अलवी का एक और एक्शन सामने आया, एक्शन पे एक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट हो जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कल की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को उन्होंने खत लिखा जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख का फैसला करने के लिए मुलाकात की दावत दी। इस खत के मदन में ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं उनके इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात 90 रोज में ही कराने का मुतालबा कर रही है, और हम ये मुसलसल बात करते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसका शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि इंतखाबात एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हो जाने चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ एंकर पर्सन फरवा वहीद मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फरवा, गुड मॉर्निंग। ऑब्वियसली अभी हम इस सारी सूरत हाल पे बात भी कर रहे थे आम इंतखाबात को लेके। आपको क्या लगता है कि आम इंतखाबात कब होंगे? हमें तो वैसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सदर मुमलिकत का जो गुज़िश्ता रोज का खत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें आम इंतखाबात की जो तारीख है उससे मुलाकात, उस हवाले से मुलाकात करने का भी कहा गया है। अगर, और जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां उससे पहले नहीं हो सकती, अगर सदर आर्टिकल जिस तरह हमने 48 के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन की तारीख दे देते हैं, तो क्या सूरत हाल आपको लगती है? इसके बाद क्या टर्न आएगा? गुड मॉर्निंग निर्मला एंड गुड मॉर्निंग इमरान, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये जो इलेक्शन का मामला है
ये बड़ा संजीदा मामला है और इस पर कोई भी जमात जो है वो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रही है, लेकिन बिलखुसूस नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस इस साल तो नहीं हो रहे और पीपल्स पार्टी ने भी टू सम एक्सटेंट ये लचक दिखाना शुरू कर दी है कि शायद जो मामला उनके और नून लीग के बीच में तय होंगे उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी भी इस मौक़िफ़ से थोड़ा सा पीछे हटती हुई नज़र आ जाए या आ सकती है, क्योंकि वो 90 दिन का मुतालबा कर रहे हैं। रही बात सदर मुमलिकत की, तो हमने देखा कि जब पंजाब की असम्बली तहलील हुई थी तो सदर मुमलिकत ने तब भी डेट दी थी और अभी भी अगर सदर मुमलिकत डेट देते हैं तो तब भी हमने देखा था कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और फिर कोर्ट ने डेट दी तब भी नहीं हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने तब भी जो है वो इंतखाबात कंडक्ट नहीं किए थे। अब अगर सदर मुमलिकत डेट दे भी देते हैं, हम एज्यूम करते हैं, जो कि हो जाएगा, डेट तो वो दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कंडक्ट नहीं करेगा उस डेट पर जिस डेट पर सदर मुमलिकत उनको बताएंगे कि आप इलेक्शन करवाएं। उसकी एक वजह ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है और जो लाठी है इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है और ये लाठी जो दी गई है ये उन तमाम जमातों ने मिल के दी है जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की है और ये जो लाठी दी गई है ये एक जमात को कोऑर्डिनेट करने के लिए दी गई है, मेक श्योर करने के लिए दी गई है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का इनिशिएटिव हुआ है वो मुकम्मल तौर पे अपने अंजाम को भी पहुंचे। तो जब तक पीडीएम जमातों के तमाम तर टारगेट्स पूरे नहीं होते, जब तक पीडीएम जमातों को ये यकीन नहीं आ जाता है कि जो वो चाहते हैं वो हो गया है और जब तक मियां साहब की वापसी में थोड़ा आसानी नहीं आ जाती है या कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता, जो कि नहीं मिल रहा है, तो इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाएगी। और इस साल तो इलेक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, ख्वाह सदर मुमलिकत डेट दें या फिर ना दें। बहुत शुक्रिया फरवा हमारे साथ मौजूद थी और हम बात कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से, चूंकि इस वक्त एक इमाम बहरहाल मौजूद है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अवाम का कंसर्न शायद इस वक्त इलेक्शन से आगे जो मौजूदा माशी सूरत हाल है उस पर ज्यादा है। इसमें बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुलकार सज्जाद अली के हवाले से बात करते हैं। खुशामदीद। हमने आपको बताना ये है कि गुलकार सज्जाद अली, जिनका मैं तो अक्सर तस्करा करता रहता हूं क्योंकि मेरे बहुत पसंदीदा सिंगर हैं और इस वक्त पाकिस्तान के, हाँ सबके, हम सबके हैं इनफैक्ट, बेहतरीन आर्टिस्ट में से अगर किसी का नाम हम बड़े सगीर में ले सकते हैं तो सज्जाद अली साहब हैं। आज उन्होंने 57 बहारें जिंदगी की देख ली, हमने कहा उन्हें जरूर विश करें। 24 अगस्त 1966 को कराची में पैदा हुए, दो के लगते बिल्कुल भी नहीं है 57 साल के सज्जाद अली साहब। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के बच्चों के प्रोग्राम के लिए जो मौसीकी का प्रोग्राम था इसमें हिस्सा लिया। 14 बरस की उम्र में क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम राग रंग में परफॉर्म किया और क्या कमाल परफॉर्म किया। बढ़ते हैं क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह हम तैर रहे हैं, बहुत अच्छा तैर रहे हैं, मंजिल पे पहुंचेंगे हम। क्रिकेट में वर्ल्ड कप की मंजिल हमारे करीब है। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान फिल वक्त सीरीज जारी है और दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज मध्य मुकाबिल होंगे। बड़े लड़के और छोटे लड़के आज फिर खेलेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2:30 बजे हम्मन-टूटा में ही खेला जाएगा। द सेम हम्मन-टूटा जहां पे हमारे हाथों से अफगानिस्तान का दिल बुरी तरह टूटा और हमने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। इस वनडे सीरीज को अगर पाकिस्तान व्हाइट वॉश करता है तो वनडे के अंदर पाकिस्तान रैंकिंग में लीड करेगा और आज क्या अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा पाकिस्तान को लेकर, हमें जरा थोड़ा ज्यादा सीरियस लेगा या नहीं, इस पे हमने बात कर ली। बिल्कुल, इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। आपने तो बड़ा लगा दिया सुबह और मेरी भी फेवरेट है। हम सबके फेवरेट है सलीम साहब और हमने सुबह सुबह आपका ही मूड अच्छा किया और अल्लाह करे कि आज हमारी टीम भी हमारा मूड अच्छा ही रखे, क्योंकि पहले मैच में तो हमारा मूड बहुत अच्छा रहा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहा पहला मैच, बल्कि बहुत ही तबाहकुन किस्म का मैच था। आज दूसरा मैच होगा। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी और अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो पहला मैच हुआ उसमें पहली इनिंग में तो मूड अच्छा नहीं था पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह की हमने बैटिंग, वहां पर भी 0 पे आउट हो गए थे और फिर विकेटें गिरे जा रही है तो इमाम खेलते रहे, बाद में शादाब और कंट्रीब्यूट किया, 201 रन बने, लेकिन फिर भी लग रहा था शायद मैच निकल जाए। लेकिन फिर जो बॉलिंग हुई, हम लोग अपने ही बॉलर को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। शाहीन ने स्टार्ट किया और उसके बाद हारिस ने, तो उसके बाद तो अफगानियों को विकेट पे टिकने ही नहीं दिया और एक जबरदस्त पाकिस्तान को मैच जिताया। हम जीते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं बैटिंग लाइन के हवाले से कि इतने रन करके हर बार हम नहीं जीत सकते, तो बैट्समैनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। हर बार नहीं कि जो बॉलर है आपको जितवा देंगे, एटलीस्ट
225 नहीं तो 250, ऐसा कुछ स्कोर तो हो जिससे फिर लगे कि हाँ यार अच्छा हो सकता है। लेकिन वही बात कि पहले मैच में बॉलर स्पेशली पेसर्स की परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही, लेकिन स्पिनर्स जो है उनको खेलने में हमारे बैट्समैनों को थोड़ी दुश्वारी हो रही है, और इस चीज को फिर आगे देखना पड़ेगा। एशिया कप भी है, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई ये क्या आपने जिक्र कर दिया, मेरा सवाल था सलीम भाई, ये जो स्पिनर्स वाला पॉइंट आपने उठाया ना, ये बड़ा अहम नुकता है, क्योंकि आगे हमने इंडिया में खेलना है, और इंडिया में भी सारी बात एशियन विकेट्स हैं, इंडिया अपनी मर्जी की विकेट्स बनाएगा, उसमें भी हमारा जो टकराव है वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर से होगा, और हमारे पूल के अंदर इस वक्त मामलात कुछ बहुत आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल टीम है, दो कि पाकिस्तान इटसेल्फ एक बहुत अच्छी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो हम अपने रिवायती हरीफ की बात तो अलग ही, हमारा हादसाती हरीफ है अफगानिस्तान, इसके खिलाफ भी हम चोक कर रहे हैं, तो क्या करें फिर हम अपने स्पिन बॉलिंग को फेस करने में, जो स्किल है हमारी बेहतर करने के लिए? क्या कोचिंग का मसला है ये कोई, या प्लेयर्स इटसेल्फ अपने तौर पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे? आपने सबसे बड़ी बात जो बोली वो यही है कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, पिचेस वहाँ बनेंगी उनके हिसाब से, ज़ाहिर उनके अपने लोगों के आईसीसी जैसा भी बोले, लेकिन उनके अपने लोग ही मुझे बता रहे होंगे। और आपने पढ़ा होगा, पहले सुना होगा कि पिचेस के हवाले से पाकिस्तान ने एतराज भी उठाया था कि जी हमारा अफगानिस्तान का मैच जो है बिल्कुल स्पिन पिच है, यहाँ से शिफ्ट करो दूसरा करो, तो उन्होंने हमारी खामियां देख के हमारे मैच रखे। इसमें करना ये है कि ज्यादा गाड़ी से खेलना पड़ेगा, स्पिनर्स का सामना करने के लिए इस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या कमी है, क्या खामी है, किस वजह से निकले जा रहे। नो डाउट श्रीलंका की जो पिचेस हैं वो इतनी इजी नहीं है, और आपने देखा होगा अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने आउट किया, हमारे पेसर ने आउट किया, यानी बॉलर्स को मदद मिल रही थी, बैटिंग वहां इतना आसान नहीं थी। तो इस चीज को देखते हुए और श्रीलंकन पिचेस को देखते हुए पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ेगी, और बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे हैं, दुनिया के हर किसी पिचेस पर उन्होंने परफॉर्म किया है, तो टैलेंट का तो कोई इशू नहीं है, और डेफिनेटली कोचेस भी बता रहे होंगे, लेकिन कभी कभार आप सेल्फ होते हैं क्योंकि आप गलतियां कर रहे होते हैं। अब इसका होना ये चाहिए कि क्या गलती कर रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आप आराम से देख सकते हैं कि भाई राशिद के खिलाफ हमने क्या गलती की, जीत के खिलाफ हमने क्या गलती की, आगे हमारा मैच है तो हमें किस तरह से खेलना पड़ेगा, तो और शुरू में थोड़ा देख के खेलना है, क्या करना है, यही सारी चीजें भारत को लेकर कल बड़ा अहम दिन था, हमने प्रोग्राम की शुरू में भी जिक्र किया, भारत चांद पे लैंड कर गया, और दूसरी जानिब इससे पहले उन्होंने ट्रॉफी भी स्पेस में भेजी थी। क्या ये मैच स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंट्स का ताल्लुक है? लाइटर मोड पे सवाल कर रहा हूँ, या भारत कोई स्पेस से तो कोई ऐसी पूजा तो नहीं चल रही जिसके जरिए भारत चाहता है कि वर्ल्ड कप के रिजल्ट से उनकी फेवर में, अगरचे के स्केड्यूल नहीं कर पा रहे अभी तक, बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको। देखिए क्रिकेट में या कोई भी गेम हो, उसमें जीतने के लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है, और जहाँ तक अब आप शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये उनकी अपनी नाअहली है बीसीसीआई की, और जो गवर्नमेंट है वो एक तरफ बहुत शोर मचा रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारे यहाँ आके खेले, फिर उनको खुद अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है कि जी आकर आप ये करें कि चंद्रमा से कुछ नहीं हो सकता, जहाँ पे कल हो गए वहां से कुछ नहीं हो सकता, ये ग्राउंड पे करना पड़ेगा। सलीम भाई बिल्कुल ग्राउंड पे करना पड़ेगा, और यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ बीसीसीआई में भी ये नहीं हो सकता कि जी अमित शाह का बेटा है तो उसको बना दिया चीफ वो अच्छा कर लेगा, तो जिस तरह उन्होंने अपने चांद पर जाने की टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे लोगों को हायर किया होगा, तो क्रिकेट बोर्ड में भी प्रोफेशनल लोगों को लाना चाहिए। ये आप बड़ी अच्छी बात, ये प्रोफेशनल लोग आएंगे तो प्रोफेशनल काम होगा ना, वरना फिर ये स्केड्यूल आगे पीछे होते रहेंगे, इस दिन करा लो, इस दिन ये मसला है, इस दिन वो मसला है। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाक अफगान सीरीज के हवाले से हम बात कर रहे थे, और भारत वर्ल्ड कप को अभी तक उसका स्केड्यूल फाइनल क्यों नहीं कर पाया, इस बारे में हम भी बड़े कंफ्यूज हैं, भारत तो है ही कंफ्यूज। देखते हैं आज का मैच कैसा होता है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद करेंगे, और चित्रवाल सीरीज है सफर है शर्त, आज हमारा सेगमेंट, इसमें क्या बात हो रही है आपको दिखाते हैं।
ناظرین میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر ہے شرط. سفر شرط میں اس دفعہ ہم نے بات کرنی ہے پروفیسر ممتاز حسین سے جو محقق ہیں, چترال کے حوالے سے بہت محبت تو رکھتے ہیں, یقیناً چترال ان کے دل میں ہے, لیکن جو ان کی تحقیق ہے, جو ان کا علمی حوالے سے پس منظر ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ چترال کو ہم ذرا زیادہ جاننے کی کوشش کریں. ویسے بہت بہت شکریہ آپ کا. چترال تو ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے تھی مستوج, اور یہ لسپور اور یہ جو کلاش کی, یہاں پہ تو کوئی یعنی ہر طرف ٹورزم ہی ٹورزم ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس طرح نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک چیز وجہ تو آپ کو یہاں پہ نظر آئی ہوگی میرے خیال میں, وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا مسئلہ, سڑکیں خراب ہیں. یہاں پہ پروجیکشن اگر ہوئی ہے تو صرف کلاش ایتھنک گروپ کی ہوئی ہے, کیونکہ تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہیں باقی دنیا سے. لیکن باقی چترال جو ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے, ان کا کلچر بھی, ان کا رہن سہن بھی. چترال کا کوئی لفظی مطلب ہے؟ ہاں, چترال اصل میں اس طرح ہے نا کہ یہ جو وادی جو آپ بلاسپور سے ہو کے ادھر سے لواری تک جاتے ہیں, اس کو ہم یہ دو ڈسٹرکٹ کو ملا کے چترال کہتے ہیں. اصل میں چترال ایک چھوٹی سی ٹاؤن کا, بلکہ اس ٹاؤن کے اندر ایک محلے کا نام ہے. اچھا, ہاں, چونکہ وہ جگہ اس ریاست کی سیٹ رہی ہے, اس کا کیپٹل رہا ہے, تو اس ساری جگہ کو چترال کہتے ہیں. لیکن لفظ چترال نہیں ہے یہ اصل میں. اچھا, یہ چترار ہے. چترار, ہاں چترار ریس ہے. اوکے اوکے اوکے, چترار ہے. تو یہ باہر والوں خوشدان پشتونوں نے اس کے تلفظ اس کو چترال کیا, پھر انگریزوں نے بھی اس کو چترال کیا. اور اب تو بہت سے لوگ ہم لکھنے میں ہم بھی اکثر چترال کہتے ہیں, لیکن ہم اپنے بات کرتے ہوئے چترال ہی کہتے ہیں. چترال تو اس کا معنی ہے کہ اس کے بہت پرانا نام ہے یہ. کچھ اس کے بارے میں اسپیکولیشنس ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس کی ایک معنی ہماری اپنی زبان میں بنتی ہے. آپ سنسکرت میں چتر کہتے ہیں کھیت کو, اور ہمارے یہاں چھتر کھیت کو, وہی لفظ, کیونکہ ہم انڈواری ہیں تو وہ لفظ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کھیت کا ٹکڑا, یعنی زرعی زمین کا ٹکڑا. اب یہ کیوں پڑا ہے اب, لیکن اس کے اور بھی وہ ہیں. اس کے ایک معنی یہ ہے کہ کھلی جگہ. گلگت بلتستان کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کافی لوگوں نے کام کیا ہے, اس کے محاورے پہ, پرانی محاورے پہ, پرانی کہانیوں پہ, پرانے ادب پہ, آرکیالوجی پہ بہت ساری آپ کو مل جاتی ہیں کتابیں. چترال پہ کوئی سنجیدہ جس کو ہم کہتے ہیں علمی کام کتنا ہوا؟ ہمارا علمی جو باقی علاقوں سے بہت آگے ہے. اچھا, چترال میں اگر ہم ٹورزم میں پیچھے ہیں, ہم معیشت میں اگر ان سے پیچھے ہیں, تو کم از کم لٹریری کام میں ہم آگے ہیں. انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آگے ہیں. چترال میں اسکالرشپ کی روایت جو ہے وہ بڑی پرانی ہے. آپ کو یہاں پر کوئی 300-400 سال پرانی لوگوں کے ادبی کام, تاریخی کام مل سکتے ہیں آپ کو. اگرچہ وہ پرشین میں ہیں, لیکن لوگوں کے لیے اتنا اویلیبل وہ نہیں ہے پرشین زبان آج کل. تو اس کے تراجم ہوئے, ہاں تراجم بھی ہیں. تو کتابوں کی بات جہاں تک ہے, لکھنے کی بات جہاں تک ہے, تو ہم اس ریجن میں, یہ جو پہاڑی پاکستان کا نارتھ جو ریجن ہے, آپ یہاں سے سوات سے شروع ہو کے گلگت بلتستان اور یہاں تک یہ جو سارا ریجن ہے, اس میں چترال کے لوگ لٹریری مائنڈ میں سب سے زیادہ ہیں. یہ باہر والے کہتے ہیں کہ چترال زبان جو ہے ایک تو پوئٹک ہے, اور دوسری بات یہ کہ میوزیکل ہے. اچھا, ہاں, یہ دو چیزیں. یعنی اگر نثری بھی بات کی جائے یا نثر میں بھی, تو اس میں بھی تھوڑا سا وہ ہے, وہ پرشین کا اثر ہے. ہمارے جو نا پرشینائز لوگ ہیں, ہم ٹھیک ہے, چترالی جو ہیں ہم پرشینائز, ہم ہیں تو انڈو آرین, لیکن وہ ہیویلی پرشینائزڈ ہو گئے ہیں سینٹرل ایشین انفلوئنس کی وجہ سے. تو آپ چترال میں پر کیپیٹل لوگوں میں دیکھیں تو پاکستان میں شاید اتنے زیادہ شاعر آپ کو کہاں نہیں ملے کہ جہاں یہاں ہیں اتنے شاعر. اور زبان کی شاعری ہے, شاعری مطلب اسی طرح ہے نا, یہاں کا بھی محبوب ناراض ہی رہتا ہوگا. وہی شاعری ہے, وہ پرشین جو روایت ہے, شاعری کی جو ہماری پرانی روایت ہے پرشین اور اردو غزل کی روایت وہی ہے. محبوب ناراض ہے. ہاں بالکل, اور معاشرہ بھی آپ کے خلاف ہے. لیکن اس طرح ہے کہ دوسری زبانوں سے تھوڑا سا ہمارا ڈفرینس یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں پرانی جو لوک شاعری جو ہوتی تھی وہ جنگوں وغیرہ, قدرتی مناظر, تہواروں وغیرہ کے بارے میں زیادہ ہوتی تھی. لیکن ہمارے ہاں جو مثبت یہ ہے کہ ہماری جو بہت پرانی شاعری بھی ہے وہ بھی اسی غزل کی روایت میں ہے.
जो गज़ल पर्शियन गज़ल की रिवायत है जो हाफिज़ की है, सादी की है, इसी की रिवायत में है, गालिब की है वगैरह की। डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस पर्शियन के इन्फ्लुएंस है कि हमारे 300 साल पुराना कलाम भी निकाल के देखें तो वही महबूब नाराज़ है अभी तक। वो कैलाश की जाने अगर हम जाएं और इस पूरे रीजन को देखें तो हमें अगर पुरानी यानी बरसगीर की बहुत पुरानी हिस्ट्री को अगर हम डालें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो रीजन है ये मज़ाहिर जो फितरत हैं उनके साथ बड़ा सिंक है और उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। वो चाहे दरख्त हैं, वो स्पिरिट समझता है कि ये दरख्त तो ये जो पहाड़ हैं ये सब एक जिंदा है, अपनी स्पिरिट। पर्टिकुलरली जो मेरा सवाल है वो गोल नेशनल पार्क और इन चीज़ों को ज़हन में लेके कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, कोऑपरेशन के बगैर आप कभी भी जानवरों को और इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो गोल नेशनल पार्क की कामयाब अगर अपर हुंजा में मारखोर जो है वो अब हज़ारों की तादाद में फिरता है और मारखोर और स्नो लेपर्ड अगर आपको गोल में नज़र आते हैं तो ये सारा क्रेडिट तो फिर कम्युनिटी को जाता है। नहीं, हुकूमत का भी उसमें नहीं वो है कुछ कम्युनिटी का इस तरह है ना कि पहले ज़माने में हम लोग कम्युनिटी खुद इन चीज़ों को मैनेज करती थी। हर गांव के साथ जो नाला होता है उसके अंदर जाके शिकारगाह होती है और उस शिकारगाह के मैनेजमेंट के यहाँ की अपनी हमारी रियासत थी, मुकामी स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट, वो और कम्युनिटी मिलकर उसको मैनेज करते थे। फिर जब बाद में जब ये थोड़ा सा हमारे गैप आ गया कि थोड़ी सी लालचनेस हो गई और उनको नुकसान पहुंचा तो अब हुकूमत ने जब हमें वो किया है, थोड़ी सी हुकूमत ने काम की कम्युनिटी के साथ, NGOs ने काम किया तो अब अवेयरनेस दोबारा आ गई है लोगों में इनको प्रिजर्व करने की। सिर्फ चित्राल नेशनल गोल्ड पार्क नहीं, और भी यहाँ पर कंजर्वेंसीज हैं। आप उसी कंजर्वेंसी गए होंगे चित्राल से थोड़ा सा आगे रास्ते के साथ, वहाँ मारखोर को आप बिल्कुल रोड साइड पे देख सकते हैं, बिल्कुल रोड साइड पे, ये ग्राम चश्मे की तरफ। तो प्रोफेसर साहब मैं आखिर पे अगर आपसे ये कहूँ कि चित्राल आपकी मोहब्बत हाँ ना, क्यों नहीं हो सकता। जब हम यहाँ पहले मेरा ताल्लुक तो अपर चित्राल से है, यहाँ तो मैं यहाँ अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। अपर चित्राल में रहते हैं, हमारे गांव है, उसके मनाजिर हैं, वो हमारा बचपन गुजरा है इस इलाके में। यही ज़बान हम बोलते हैं, इजीली बोलते हैं इस ज़बान, ये जो हमारी ख्वार ज़बान है, तो इसके म्यूज़िक से इंजॉय करते हैं, उसकी पोइट्री को इंजॉय करते हैं। ये माहौल तो हमें और कहीं नहीं मिल सकता। वैसे हम सारे पाकिस्तान में ईजी होते हैं, चित्राल लोग जहाँ भी जाएँ ईजी होते हैं, लेकिन इतना ईजी तो कहीं नहीं हो सकता बंदा जहाँ हम यहाँ ईजी होते हैं। मोहब्बत है तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे अपने सेगमेंट का आगाज करें, लेकिन उससे पहले आज हमारे किचन के अंदर रौनक आ गई है, बाहर आ गई है। और वो क्यों आई है? क्योंकि खाने को बन रहा है, उसके लिए हमारे साथ अनम नुमान मौजूद है। यस अनम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अनम वेलकम टू एक्सप्रेसो। पहली दफा आप हमारे शो का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया। क्या बना रही हैं आज आप? जी मैं एक्चुअली आज बना रही हूँ बेक मफिन्स। ओके। ये ऑमलेट रेसिपी है और हम इसलिए इस तरह बनाना चाह रहे हैं कि जिनके घर मेजोरिटी इसके घर ओवन नहीं होता तो वो ये एग मफिन वगैरह जो है इजीली बना सकते हैं। ओके परफेक्ट। और इसमें आपने अभी अपनी सारी चीजें सेटल कर ली? जी मैंने सेट कर लिया। हम इंग्रेडिएंट्स भी वैसे पूछ ही सकते हैं, क्या क्या डलेगा इसमें? एक्चुअली ये एक इसमें आपने सब कुछ अपने फ्लेवर्स के मुताबिक होता है। आप जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो मेजोरिटी ये होता है कि वो आपसे डिफरेंट चार्जेस लेते हैं कि आप मशरूम्स ऐड करेंगे तो ये होगा। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पसंद की कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। बच्चों को सॉसेजेस पसंद है तो वो ऐड कर ले, मशरूम्स ऐड कर ले, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। चलिए आप कंटिन्यू करें और हम मीनवाइल आपके पास साथ साथ आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इन्होंने बात बड़ी अच्छी की कि कुछ एक इंग्रेडिएंट ऐड करा है ना, 300 रुपए महंगा हो जाता है ऑमलेट। इस दुनिया में रह रहे 500-700 चली गई है, महंगा हो जाता है। हाँ 500-700 की बात पहुंच गई है। ये भाई इस तरह की बात है। खैर इससे पहले कि हम आपको बताएं कि ऑमलेट कैसा बनता है, हमारे पास एक सेगमेंट है जिसमें हमने आपकी मुलाकात कुछ एक्सप्रेसो हीरो से करवानी है, जो हम करवाते रहते हैं। आज हम जिक्र करेंगे चीन के शहर डालियान में खेली गई एशियन जूनियर सिंगल्स स्क्वाश चैंपियनशिप के हवाले से। ये अंडर 13 चैंपियनशिप है। इसके फाइनल में दो पाकिस्तानी मध्य मुकाबिल थे, नोमान खान और अहमद रियान खलील। उनको हराकर गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, जबकि अहमद रियान सिल्वर मेडल के हकदार ठहरे। अंडर 17 कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज को मलेशिया के लोवा वसीम से शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो कांसी का तमगा अपने नाम करने में कामयाब हुए। तमाम पाकिस्तान 6 साल के बाद अंडर 13 कैटेगरी में एशियन चैंपियन बनने का एजाज पाकिस्तान को हासिल हुआ है।
ہے اور یہ جو ایشین جونیئر سنگل اسکواش چیمپئن شپ ہے اس میں پاکستان نے 3 میڈلز اپنے نام کیے. اس حوالے سے ہمارے دونوں گولڈ میڈلسٹ اور سلور میڈلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعمان خان جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے, اور احمد ریان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا. آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں نعمان اور احمد ریان آپ دونوں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسا لگ رہا ہے میڈل جیت کے اتنے عرصے کے بعد چیمپئن بن کے؟ سب سے پہلے تو نعمان آپ سے بات کرتے ہیں. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس؟ نعمان جی اچھا نعمان آپ کیوں اتنے شرما رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں, خوش ہو کے بتائیں. آپ نے گولڈ میڈل جیتا ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت خوشی سے بول نہیں رہا. چلے سوال کو ہم زیادہ آسان کر دیتے ہیں. نعمان آپ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آپ نے چونکہ گولڈ میڈل جیتا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا فیلنگ ہو رہی ہے, گھر سے کیا فیڈ بیک ملا, لوگوں نے کوچز نے کیا کہا, کیسا لگا آپ کو جیت کے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنے ماں باپ کا اور اپنے کوچز کا جس نے میرے ساتھ اتنی محنت کی اور مجھے اس مقام تک پہنچایا. اور بس زبردست زبردست. اچھا احمد ریان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. احمد اپنی اس خوشی کا اظہار آپ کھل کے کریں, نعمان کی بھی خوشی کو ساتھ میں لا لیں. نعمان کے حصے کی بھی نعمان کے حصے کی خوشی بھی شامل کریں اور بتائیں آپ کو کیسا لگا میڈل جیت کے. سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا, اور اب امی ابو کو بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. اور میں اتنا خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں سلور میڈل جیتا ہوں, نعمان سے ہی ہار ہوں. میں سلور میڈل جیتا ہوں, مجھے بہت خوشی ہے. نعمان سے میں ایک پوائنٹ پہ ہارا ہوں لیکن مجھے بہت خوشی ہے. سب کوچز بھی مجھ سے بہت خوشی ہے کہ تم نے امپروو کیا تم نے. تو احمد آپ اور نعمان اکٹھا کرتے ہیں, آپ کی ٹریننگ بھی اکٹھی ہوتی ہے, علیحدہ ٹریننگ کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی اکٹھی ہوتی ہے, ٹریننگ ایک ساتھ ہوتی ہے, سب کوچز ہمارے ساتھ ایک ساتھ ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے 6 سال کے بعد یہ انڈر 13 کیٹیگری میں ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے. اتنے سالوں کے بعد obviously آپ لوگ بھی بہت عرصے سے کھیل رہے ہوگے, کیسا ایکسپیرینس رہا, ٹریننگ اور چیزیں, اب کیا چیزیں ایسی امپروو ہوئی ہیں کہ پاکستان کو یہ اعزاز ملا ہے؟ ہم نے 3 مہینے پہلے ٹریننگ سٹارٹ کی تھی. 3 مہینے پہلے سب کوچز بھی تھے, فزیکل کوچز, اسکواش کے کوچز سب تھے ہمارے ساتھ. 3 مہینے پہلے ٹریننگ سٹارٹ ہوئی ہے اور ہم دن میں 6 گھنٹے ٹریننگ کرتے تھے. دن میں 6 گھنٹے ٹریننگ کرتے تھے. اور 3 مہینے کے بعد جب ہم گئے انشاءاللہ ہم نے پھر ایشین جونیئر کا ٹائٹل جیتا. اچھا نعمان آپ دونوں ہی فائنل میں پہنچ گئے, اکٹھے کھیلتے ہوں گے, ایک دوسرے کی کمزوریاں بھی انسان کو پتہ ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی خوبیاں بھی پتہ ہوتی ہے کہ میں نے کہاں پہ اس کو بیٹ کرنا ہے, کہاں پہ سے پوائنٹ لینا ہے, کس جگہ پہ اس کی ویکنس ہے. آپ کو پتہ تھا پہلے اس حوالے سے جب آپ کھیل رہے تھے؟ جی مجھے پتہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بتائیے پھر آپ کے جب فائنل ہو رہا تھا اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے مجموعی طور پر, اور آپ کو لگ رہا تھا کہ میں فائنل جیت جاؤں گا؟ کیسا گیم کیسی ہوئی فائنل میچ کے اندر؟ گیم تو بہت ٹف ہوئی ہماری دونوں کی. پہلے یہ 8-4 مجھ سے لیڈ کر رہا تھا, اس کے بعد میں 8 آل ہو گیا, اس کے بعد 11-9 میں پھر جیت گیا. اچھا 8-4 8 آل 11-9. اور پریکٹس آپ کب سے کرے ہو, کیا بچپن سے ہی کھیل رہے ہو یا بعد میں شروع کیا؟ تھوڑا سا اپنی پریکٹس کے حوالے سے اور سٹارٹ کے حوالے سے, کریئر کے حوالے سے بتاؤ میں نعمان. جی میں بچپن سے کھیلتا ہوں. یہ ہماری فیملی گیم ہے. محمد حمزہ خان کو آپ جانتے ہوں گے, وہ میرا کزن ہے. اوکے اچھا حمزہ خان تو ریسنٹلی انہوں نے پاکستان کے لیے جونیئر ٹائٹل جیتا, تو بہت زبردست بات ہے. آگے کیا ارادے ہیں نعمان, کہاں کھیلنے جا رہے ہیں, نیکسٹ کیا پلانز ہیں؟ انشاءاللہ اب ہم برٹش جونیئر کے لیے ٹریننگ کر رہے, تو انشاءاللہ اس دفعہ برٹش جونیئر بھی انشاءاللہ ٹائٹل آئے گا انشاءاللہ. زبردست. اچھا ریان آپ بتائیں ٹریننگ کس ٹائم کرتے ہیں, کتنے گھنٹے ٹرین ہوتی ہے, اپنے آپ کو کرتے ہیں, کس طرح کی ٹریننگ ہے, اچھی ہے, فیسلٹیز اچھی ہے, کوچز کیسے ہیں؟ جی کوچز تو سب اچھے ہیں. ٹریننگ ہماری دن میں 6 گھنٹے ہوتی ہے. صبح فزیکل ہوتی ہے, اس کے بعد اسکواش ہوتی ہے, اس کے بعد پھر فزیکل ہوتی ہے. اور کوچز سب اچھے ہیں, فیسلٹیز سب ہے. پاکستان اسکواش فیڈریشن, پاکستان ایئر فورس ہمیں سب فیسلٹیز دے رہی ہے, لیکن صرف اسپانسرز نہیں ہے ہمارے ساتھ.
स्पॉन्सर्स क्यों नहीं है, और क्या स्पॉन्सर्स के लिए उनसे बात करने के लिए जो हमारा जो स्क्वाश की जो बॉडी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, किसी को अप्रोच किया हो, कुछ ऐसा नहीं हुआ? पता नहीं स्पॉन्सर्स को स्क्वाश का किसके साथ इतना शौक नहीं है। अगर सब स्क्वाश खेले ना तो फिर स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। वैसे ये महंगा खेल है, अगर आम लड़के खेलना चाहें, लड़कियां खेलना चाहें, एक्सपेंसिव है? जी ये तो महंगा इसलिए क्योंकि सब अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने लिए रैकेट नहीं ले सकते, जूते नहीं ले सकते। तो अगर स्पॉन्सर्स आपके साथ कोई आते हैं, रेहान ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, स्पॉन्सर्स को क्या फायदा होगा अगर स्पॉन्सर्स आए आपके साथ खड़े हों, आपको स्पॉन्सर करें, तो उनको क्या फायदा हो सकता है आपके ख्याल में? अगर हमें स्पॉन्सर मिलते रहे तो हम और टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल आ सकता है। ठीक है। और ये जो टूर्नामेंट था जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी थे, इसमें क्या फर्क आपने महसूस किया अपनी ट्रेनिंग, अपनी गेम और इंटरनेशनल प्लेयर्स की गेम में? ऑफ कोर्स मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, सब बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। मेरा इंडियन के साथ मैच था, वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन मैंने उसे 3-1 से हरा दिया क्योंकि मेरी फिटनेस इम्प्रूव थी। अच्छा, फिटनेस की वजह से आप बेहतर रहे? जी ठीक है। और इंडियन जो प्लेयर थे उनके अंदर ऐसी क्या स्किल्स आपको लगा कि अगर इसमें मुझे इम्प्रूव करना है, मजीद बेहतर होना है, जैसे आपने कहा ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर? वो सब स्किल्स पे खेलते, स्किल्स पे। ठीक हो गया, स्किल उनका अच्छा था। थैंक यू वेरी मच नुमान, और आपका भी अहमद रेहान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से मुबारकबाद, इतने सालों के बाद पाकिस्तान को टाइटल मिला आप दोनों की वजह से, और आगे आपके जो भी प्लान हैं, जिस चीज के लिए भी आप तैयारी करें, अल्लाह करे आप उसमें कामयाब हो, और अगली बार जब नुमान आए तो हमसे ज्यादा बात करें। हमारी भी स्किल्स बेहतर हुई हैं अभी बोलने की, थैंक यू वेरी मच। स्टिल आप लोग हमारे हीरो हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। यू जस्ट 13, आप हम उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत सारे टाइटल्स आपके मुंतज़िर हैं। हमजा के कज़न है जी, हमजा ने तो खैर पाकिस्तान का नाम बहुत ही बुलंद किया, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्वाश में फ्यूचर है बहुत अच्छा है। स्पॉन्सर से हमारी वंस अगेन अपील है कि इन प्लेयर्स के साथ खड़े हों, इनको थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करें ताकि ये आपका नाम भी, पाकिस्तान का नाम भी आगे लेकर जाओ, आप एक वजह बने उसकी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। मैं तो तेरा मन भरिया, मन भरे बदल गयो सारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तू लगदा ए यारा, तेनू मैं इंज चाहां जिवें मां बच्चे नू चावे, तेरा हर एक दुख जानी बस मेरे हिस्से आवे, मेरा प्यार समझ ना आवे तेनू किंज समझावां मैं, मेरे दिल दे अंदर किए तेनू किंज दिखलावां मैं, वे हंस के मैं जान दे देवां, बस कर दे तू मैनू इशारा वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तू लगदा ए यारा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या मैं अभी इन सिंगर का तारुफ करवाऊं क्या? बहुत सारे लोग इनको सोशल मीडिया पे जानते हैं, और इनके यही गाने से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुए। इनफैक्ट जब ये आए तो मैं इनके नाम से वाकिफ नहीं थी, इनके चेहरे से फेमिलियर थी क्योंकि मैंने इनकी ऑडियो क्लिप सेव की हुई थी। सो ही इज मुदस्सिर आशिक खान, सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है, और दो के इनकी आवाज भी इतनी खूबसूरत है, और ये जो भी अंतरा इन्होंने गाया इन्होंने खुद लिखा हुआ है, तो अभी हम इनसे बात भी करे थे। वेलकम मुदस्सिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक मुदस्सिर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत खूबसूरत आपने हमारी जो कहले सुब कर दी है। कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे ही देखा है, बहुत पहले से स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का और एक्सप्रेसो टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली एक्सप्रेसो टीम के उन मेंबर्स का जिन्होंने मुझे रैंडमली देखा, मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी शो। बड़े दिल टूटे हुए लोग हैं हमारी टीम में।
लग गया होगा। लग गया, हिट कर गया गाना ये तो आना चाहिए। उनका कांटेक्ट करना मुझसे मेरे लिए बड़ा खुशाइन था और मुझे बड़ी खुशी हुई है। You deserve it. थैंक यू। और दूसरा सिंगिंग का शौक तो स्टार्ट से ही था, स्कूल टाइम से। नेशनल सॉन्ग्स कंपटीशन, नात खानी के मुकाबले, सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा। और सराइकी बेल्ट से आप हैं तो वैसे खून में भी होती है, हम सब नियो वाली में आपको पता है, साउथ की बेल्ट है। नियो वाली में काफी मतलब कि बेसिकली सराइकी सिटी है तो वहाँ पे मोस्टली सराइकी सिंगर ही होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन होती है आवाज। तो मेरा थोड़ा सा जहन और दिल था और माइंड था कि मैं सराइकी से थोड़ा हट के करूँ। पंजाबी प्लेबैक करना मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लिखता भी हूँ, कंपोज भी खुद करता हूँ। मैं आपको अपने लिखे हुए कंपोज किए हुए गाने जो अभी रिकॉर्डेड पड़े हैं, जो अनरिलीज है, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और पहले शौक था और ये तकरीबन 1.25 साल पहले से ये जो आप बता रही थी कि रील वायरल हुई है, तब से फिर काफी दोस्तों ने, घर वालों ने कहा है कि अब लकीली इतनी रील वायरल हो गई तो आप प्रोफेशनली सिंगिंग स्टार। कितनी वायरल हुई, कितने व्यूज आए इस पे? ये तकरीबन इंस्टा पे तो लातादाद लोगों ने अपलोड की थी और मैं सबसे ज्यादा व्यूज आने वाली रील्स बताऊं तो उसके तकरीबन 17 मिलियन व्यूज। 17 मिलियन व्यूज थे। फिर उसी 1 करोड़ 70 लाख। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और 5-5, 6-6 मिलियन वाली रील्स भी बहुत पड़ी हैं। इसी तरह की मुख्तलिफ पेजेस ज़ाहिर है अपलोड करते रहते हैं। यही गाना मैंने टिकटॉक पे लगाया था तो नया अकाउंट था तो वो भी काफी उसको रीच मिली। नहीं, आपकी आवाज के अंदर वो चीज है डेफिनेटली, तो तभी लोगों ने पसंद किया। और अरुणा ने भी बताया क्योंकि ये इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव है कि आपकी इंडिया की बड़ी ऑडियंस इसी तरह तकरीबन 90% इंडियन पब्लिक है और वो काफी टैलेंट को पाकिस्तानी आवाम भी सपोर्ट करती है, लेकिन इंडियन का तो फिर वो बेसिकली मतलब आर्ट को सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे थोड़ा सा गिला भी था कि इंडिया से काफी सपोर्ट आ रही थी तो पाकिस्तान से उतनी नहीं आ रही। हमने आपको बुला लिया, हमारी सपोर्ट तो दूर हो गया। अच्छा, आप हमें कुछ और सुनाइए, अगर कुछ अपना सुनाना चाहिए जो भी आप हमारी पहले मैडम मॉर्निंग व्यूवर्स को। पहले मैडम नूरजहान का गाना एक सुनाऊंगा आजकल मेरी जुबान पे। जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, एनू हुण तोड़ी ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते, तू मेरा मैं हो गई तेरी, तू मेरा मैं हो गई तेरी, मैनू ऐनी उम्र बथेरी, दिसदार में तू मैनू दिन रात वे, जा जावे तेनू दिल दिता दे दिता अल्लाह वास्ते। क्या बात है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और अब जब आप गा रहे हैं तो कोई ऑफर वगैरह भी हुई सोशल मीडिया के बाद या अभी तक नहीं है? अभी मेरा प्रोफेशनली कोई OST कोई नहीं, अभी खुद का मेरा जो ज़हन है ना, तो मैं स्ट्रगल तो नहीं कहता, इसे मेहनत कहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो अभी उस मुकाम पे पहुँचना है। फिर ऐसे 1-2 जगह से ऑफर्स आई हैं। ठीक है। अभी एक गाना मैं इधर लाहौर कल स्टूडियो से आया हूँ जो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह 3-4 दिन तक फाइनल हो जाएगा, वो मैंने इंडिया भेजना है इंशाल्लाह। अच्छा, उसकी वीडियो शूट बड़ा पूरी उम्मीद हूँ इंडिया में ही होगी। तो वो उन लोगों ने, पहले मैं बात यही कर रहा था कि वहाँ से बहुत ज्यादा लोग सपोर्टिव हैं इस चीज को, तो वो बस इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ पे भी एक अभी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपके लिए मजीद दरवाजे खुले और आपको मजीद ऑफर्स आए, क्योंकि आपका टैलेंट बहुत अमेजिंग है और आप जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, हम्बलनेस भी आपके अंदर, आपकी आवाज के अंदर वो है। आप मुझसे अभी जिस तरह से आप खुद भी कहते थे कि आप अपने गानों पे भी काम कर रहे हो, कोई अपना गाना हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ अगर चोरी होने का डर नहीं आता तो सुना दीजिए। जहाँ पे मैं खुद गा रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को कि मैंने खुद लिखा था, अब तो चोरी नहीं हो सकती। कुछ सुनाइए, सुनाइए, वो बोल सुना दीजिए, अपना सुनाइए। कौन सा था गाना? कोई भी, कोई भी, टेक योर टाइम।
अभी गाना रिलीज भी नहीं हुआ ना, थोड़ा सस्पेंस अगर याद नहीं है तो इट्स ओके, मेरे पास आगे बढ़ सकते हैं। हाँ वैसे नहीं मेरे पास हैं बहुत से लिखे हुए। क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जब आप नए अपने गाने करते हैं, बोल, लिरिक्स, मेलोडी, वो अक्सर से आपको याद करने तो में- चले जब तक आगे चलो सुनाइए सुनाइए। जब से मेरे हाथ में तेरा हाथ आ गया, ओए होए होए होए। तमाम उम्र का सुकून मेरे पास आ गया, अब तेरे संग ही रहना है, तेरा हर लम्हा सहना है, तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, कितना हंसी मेरा जहां है। तेरी हंसी को मेरे चेहरे पर देखा जा सकता है, तेरे दुखों को मेरी लकीरों में लिखा जा सकता है, तेरे दुख में मैं राजी हूँ, सुख तुझ पर वारे जाए, ऐसे लाखों दिल हो अगर तो सब तुझ पर हारे जाए, सब तुझ पर हारे जाए, तुझसे वफा करनी है नमाज़ इश्क़ अदा, करनी है कैद में तेरे उम्र भर, खुद को सजा करनी है, अब तेरे संग ही रहना है, तेरा हर गम सहना है, तुझसे शुरू तुझ पे खत्म, कितना हंसी मेरा जहां। आप भारत में होते तो कुमार जो उनके सबसे फेमस लिरिक्स राइटर है, उनकी नौकरी खतरे में डाल दिया बहुत खूब। पावरफुल लिरिक्स, मैंने कंपोज भी खुद किया, लिखा ब्रिलियंट। इसको जल्दी लॉन्च करें क्योंकि ये इसमें पूरा पोटेंशियल है चोरी होने का। वेरी नाइस, और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से चोरी हो गया फिर हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा गाया आपने, एक अनरिलीज गाना, इतना खूबसूरत, क्या बात है, रियली इंप्रेसिव। ये कोई तारीफ बराए तारीफ नहीं है, अल्लाह करे आपका बहुत ज्यादा नाम बने, आप बहुत टैलेंटेड है। टाइम हमारा खत्म हो गया, जिन लोगों ने अभी अभी आपको देखा है उनको कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से, बस यही है अपने काम के हवाले से। यही है कि मेहनत करने वालों को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस फील्ड में जो आते हैं वो बैकग्राउंड एरियाज से ना ऊपर आते हैं। जिस तरह मैं मियां वाली से, एक बैकग्राउंड है, एक गांव से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ से इतनी मेहनत करके जो आगे आते हैं तो आप उनको दूर दराज के जिनमें टैलेंट हो जी, अगर आपको लगता है कि किसी में टैलेंट है तो आप उनको सपोर्ट करें, ताकि अल्लाह पाक उनको मजीद कामयाबियां दे, और जो टैलेंट उनको मिला है उसकी वजह से वो जिस दिन ये गाना रिलीज हो ना आपका, उस दिन आपने हमारे पास आना, एडवांस बुकिंग हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मुदस्सिर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी आवाज सुनकर। हम तो आपके सोशल मीडिया फैंस थे, लेकिन इन पर्सन आपसे मिलकर हम वाकई आपके फैन हो गए। मुझे मुदस्सिर, भी यहाँ की बहुत खुशी हुई है, और मेरा ये फर्स्ट टाइम था और स्क्रीन पे, तो मुझे पहली बात तो ये है कि हमेशा याद रहेगा, और मैं हर मौके पे इंशाल्लाह वैसे आप बहुत बड़े सिंगर बन जाए ना अरिजीत लेवल पे, तो फिर आप अल्लाह करे आप बने। फिर हम आपके कॉन्सर्ट में आए। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर। आशिक खान हमारे साथ मौजूद थे, बड़े ही जबरदस्त सिंगर हैं, इनको जरूर सपोर्ट करें। इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है। इनकी शिकायत थी जो आज हमने दूर करने की कोशिश की है कि इनको इंडिया में रिकग्निशन मिलती है, पाकिस्तान में नहीं, तो इनको सपोर्ट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए जी ब्रेक लें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। किचन में से खुशबू आ रही है, खुशबू किस चीज की आ रही है ये हम अनम से पूछते हैं। जी अनम, कहाँ तक पहुँचा आपका काम? जी ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, ये इसकी आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। ओके। और अनम आपने इसमें क्या क्या डाला है, रेसिपी भी बता दें। सर इसमें मैंने डाला है अंडे, साथ में इसमें डाली शिमला मिर्च, गाजर, और वही बात है कि आप अपनी पालक थोड़ी सी ऐड की थी,
जो इसके अंदर मर्जी आप ऐड कर सकते हैं, मशरूम है, चीज़ है, ऑलिव्स है, आपकी अपनी वैरायटी है, जो मर्जी आप इसके अंदर ऐड करें। ठीक हो गया। उससे फ्लेवर इनहेंस होता जाएगा, बच्चों की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, जो बच्चे पसंद करें आप उसके अंदर वो चीज़ डालें। थोड़ा सा बनाने का तरीका भी हमें बताएं, कैसे बनाया आपने? ये सिंपल है, आपने इसको अंडों को अच्छी तरह बीट करना है, उसमें दूध ऐड करना है, साथ में हमने थोड़ी सी चीज़ डाली है, लेकिन चीज़ अगर आप लोग वीकेंड पे बनाएं तो डालें, क्योंकि ज़्यादा हेल्दी नहीं होती बच्चों के लिए, तो आप नॉर्मल डेज में चीज़ मत ऐड करें। बाकी आप वीकेंड्स वगैरह पे बनाएं, इसमें हाई टी वगैरह में अगर आप साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप इसको बेक कर लें तो इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। और तवे पे भी हमने यहाँ पैन में इसलिए बनाया है कि मेजोरिटी लोगों के पास जो ओवन नहीं है तो वो सब रेसिपीज जो है इसको एंजॉय तो क्या फिर सेम टेस्ट डेवलप हो जाता है बिल्कुल, आप चेक करके पैन में? बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसकी सर्विंग वाली चीजें आप बता दें। आप बता रही थी इसकी ज्यादातर गार्लिक ब्रेड के साथ लें, और अगर आप देसी टच में जाएंगे तो आप पराठों के साथ भी इसको पराठों के साथ भी कर सकते हैं। We'd love to have with parathas. आप पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेस्ट जो आप मार्केट वगैरह में अगर लें तो ये गार्लिक ब्रेड के साथ आएगा। ठीक है। अनम, आप साथ साथ सर्व भी करें और बता भी दें ताकि हम ये बस ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। जी चलेगी। ये what do you call it? चीज ऑमलेट, इसको क्या कहेंगे? एक्चुअली Muffin. एग मफिन। Alright. एग मफिन या एग मफिन। So the best part is कि without microwave, without oven आप ओवन, माइक्रोवेव नहीं, ओवन। ओवन के बगैर आप इसको बना सकते सकता हैं। है। और इसकी सर्विंग आप देख रहे हैं, इसको साथ सर्व करें, ब्रेड पे लगाएं, पराठों के साथ खाएं, चीज़ खाएं। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग मशरूम्स और सॉसेजेस ऐड करते हैं ऑमलेट के अंदर। आई डोंट नो, बच्चों को शायद टेस्ट पसंद होता है। सो अनम, आपने इसमें ऐड किया है कुछ मशरूम या कोई ऐसी नहीं, चीज़? मैंने फिलहाल तो ऐड नहीं, लेकिन आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जायका कर कुछ भी सकते हैं। ऐड कर सकते हैं, सॉसेजेस ऐड कर सकते हैं, जो आप एनीथिंग। Okay, okay, okay. डन। So- सर्विंग साथ साथ चीज का थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि हेल्दी नहीं रहता ज्यादातर बच्चों के ठीक लिए, है, बाकी कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। और ये इसमें आप सब बच्चे खा सकते हैं जो अंडा नहीं खाते। सबसे अच्छी बात ये है कि स्कूल स्टार्ट है तो मामास के लिए भी जो है ना बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि आप सुबह बना सकते हैं। टाइम बहुत कम लगता है, कॉस्ट कुछ नहीं है इसमें। ओके, चलिए कॉस्ट फैक्टर बिल्कुल एंड में पूछेंगे। हमारे पास 1 मिनट है, हम चाहते हैं जरा जल्दी से अगर आप सर्व कर लें। जी सर, हम this is इसकी ready. अपनी शक्ल भी दिखा दें। ready. Can we serve it somewhere? हाँ, वो उन्होंने उसको पैन के अंदर मैं ही एक्चुअली रखा। पैन में सर्व करना चाह रही हूँ। ओके, ठीक है। ये ली सर। ओके, डन। So we can just show कैमरा, जरा दिखा दें इसकी शक्ल। दिखा दे कैमरामैन। हमारी जो मेहनत है ये कैमरा की तरफ कैमरा की तरफ, यस योर कैमरा द अदर साइड, कैमरा की तरफ। यस यस। ये साथ इसकी सॉस है, अगर आप इसके साथ लेना चाहें। ठीक है। सॉस में क्या है अनु? सॉस में सिंपल मायोनीज है, ठीक है। और साथ में सॉस चिली सॉस है। चिली सॉस है और ऐड सॉल्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, और अब वो कॉस्ट फैक्टर भी हमें जल्दी से आप बता दें। क्या बहुत महंगा है ये मफिन एक्चुअली या? अगर आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में खाते हैं तो ये कम से कम 2000 रुपए का। अच्छा, हाँ जी, okay. और अगर आप इसे घर में बनाते हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 300-350 रुपए। बहुत खींच कर और आप अगर एक्सप्रेसो से ऑर्डर करते हैं तो हम आपको मिड में कहीं एडजस्ट कर लेंगे तो 700 का भेज देंगे। ऑर्डर मत कीजिएगा, हम भी खा लेंगे। ऑर्डर्स आ जाए हमें। थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो का हिस्सा बनी। ऑन एंड ऑफ हम आपको दोबारा बुलाते महंगाई रहेंगे। बहुत होगी, हमने बिजनेस ढूंढना है तो इट्स अ गुड बिजनेस। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आदम, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। पहली दफा आप आई, उम्मीद है दोबारा भी आएंगी। और वी होप जी रेसिपी आपको आसान भी लगी और अच्छी भी लगी, कॉस्ट इकोनॉमिकल भी है। दो के अंडे ओब्वियसली महंगे हैं लेकिन मार्केट के हिसाब से सस्ती है। और अगर आप ऑर्डर करना चाहें एंड ऑर्डर इट। हमने प्रोग्राम खत्म करना है, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिए। वेरी नाइस डे।